हेलो स्टूडेंट। हम लोग को क्लास 10th के अंतर्गत ज्योग्राफी के अध्याय 5 पर डिस्कशन करना था और अध्याय 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यह लेसन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस दृष्टिकोण से है? तो महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि इससे बहुविकल्पी के प्रश्न के साथ ही लॉन्ग तथा शॉर्ट क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष पूछा गया है, खास तौर से ऊर्जा संसाधन पर। तो हम लोग उसको जब डिस्कशन करेंगे तो उसको इस डिस्कशन में शामिल करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी पर हम लोग डिस्कशन को आधारित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि भूगोल के अंतर्गत जो मानचित्र का कार्य होता है और मानचित्र का कार्य सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कार्य इसी लेसन से पूछा जाता है, क्योंकि इस लेसन के अंतर्गत ज़्यादा स्कोप है। क्यों स्कोप है? क्योंकि चाहे लौह अयस्क की बात करें, चाहे कोयला की बात करें, चाहे बॉक्साइट की बात करें, चाहे अवरक की बात करें, चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, चाहे बंदरगाह की बात करें, यह तमाम जो फैक्ट्स हैं वह फैक्ट्स इसी लेसन से मानचित्र के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो हम जैसा कि पहले भी कहते हैं कि मानचित्र को बेहतर करने के लिए आवश्यक क्या है, तो मानचित्र में बेहतर करने के लिए आवश्यक है कि आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अब यदि आपको फैक्ट याद है तो नो डाउट आप लोग निश्चित रूप से मानचित्र में बेहतर करेंगे। लेकिन यदि फैक्ट याद नहीं है तो मानचित्र का कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस लेसन से मानचित्र का कार्य होता है तथा मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि इस लेसन से कभी कभी तो एक, लेकिन कभी कभी क्या होता है मानचित्र कार्य के रूप में दो पूछ दिया जाता है। क्योंकि इससे कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, चाहे खनिज संसाधन के अंतर्गत तमाम तरह के जो खनिज होते हैं उसकी बात करें, चाहे बंदरगाह की बात करें, चाहे आणविक ऊर्जा केंद्र की बात करें, तो यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं और यही कारण है कि इस लेसन को बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है। जितने बेहतर तरीके से इस लेसन को समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप मानचित्र के साथ ही साथ बहुविकल्पी के पूछे जाने वाले प्रश्न तथा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस लेसन पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं और इस लेसन को हम लोग निचले स्तर से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। हम लोग नीचे की क्लास में या कहें कि 9th क्लास में भी इस पर हम लोग कुछ डिस्कशन किए हुए हैं, आप लोग भी कुछ जानते हैं। तो यह जो पृथ्वी की बाह्य संरचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी कहते हैं। इस भू प्रॉपर्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो शैल से हुआ है। शैल से हुआ है। अब प्रश्न यहां पर यह उत्पन्न होता है कि तब शैल क्या है? तो शैल को हम लोग डिसाइड करते हैं कि शैल क्या है। शैल क्या है? शैल का निर्माण, शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है। खनिजों से होता है। कुछ खनिज कठोर कठोर तो कुछ नरम होते हैं तथा इनका रंग भिन्न भिन्न होता है। इनका रंग भिन्न भिन्न होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि शैल का निर्माण किससे होता है? तो खनिज से होता है। और हम लोग का लेसन का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन।
क्योंकि ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत भी हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि खनिज ऊर्जा संसाधन, चाहे पेट्रोलियम की बात करें चाहे कोयले की बात करें, इस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको पहले समझते हैं। अब अगर कह रहा है कि खनिज क्या होते हैं, कुछ खनिज क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन यदि सेलखड़ी की बात करें तो सेलखड़ी क्या होता है, सेलखड़ी भी एक खनिज है। सेलखड़ी वह नरम होता है। उसी प्रकार से अगर ग्रेबो की बात करें, ग्रेबो की बात करें तो ग्रेबो का रंग क्या होता है, काला होता है। जबकि अगर हम क्वार्टर जाइट की बात करें, क्वार्टर जाइट की बात करें तो क्वार्टर जाइट सफेद दूधिया रंग का होता है। कहने का अर्थ है कि सेल कठोर भी हो सकता है, नरम भी हो सकता है तथा विभिन्न रंगों वाला भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि हमने कहा कि विभिन्न भूपर्पटी की जो रचना हुआ है वह विभिन्न प्रकार की सेलों से हुआ है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर सेल की प्रकार की बात करें, सेल की प्रकार की बात करें तो सेल 3 प्रकार के होते हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अग्नेय सेल, क्योंकि जब हम लोग यह पढ़ेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं तो वहां पर अग्नेय सेल की बात होगी, तो रूपांतरित सेल की बात होगी, अवसादी सेल की बात होगी। तो हम लोग इसको पहले ही समझ लेते हैं कि यह अग्नेय सेल होता क्या है, रूपांतरित या कयांत्रित सेल होता क्या है, अवसादी सेल होता क्या है। क्योंकि यह समझे रहेंगे तो वहां पर हम लोगों को ट्रबल नहीं होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अग्नेय सेल की बात करें, चूंकि इसका लेसन दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अग्नेय सेल किसे कहते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है। अग्नेय सेल रूपांतरित या कयांत्रित सेल, कयांत्रित सेल तथा तीसरा होता है अवसादी सेल। अवसादी सेल, अवसादी सेल। अग्नेय सेल मूल सेल है, मूल सेल है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मैग्मा से होता है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह आंतरिक संरचना किस प्रकार का है, तो तरल तप्त मैग्मा से निर्मित है। और यह मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वह क्या होता है, बाहर की ओर, यानी कि पृथ्वी की भूपर्पटी को तोड़ करके क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और इस लावा को, यानी कि जो मैग्मा है, उसको ठंडा होने के बाद जो सेल का निर्माण होता है वह मूल रूप से किस सेल का निर्माण होता है, तो अग्नेय सेल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से तमाम तरह के जो भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अग्नेय सेल का रूप परिवर्तित हो जाता है। और रूप परिवर्तित होने के बाद जिस सेल का निर्माण होता है उसी को हम लोग कयांत्रित या रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। अगर हम तीसरे प्रकार की सेल की बात करें, अवसादी सेल की बात करें, तो अवसादी सेल को परतदार सेल भी कहा जाता है। इसका निर्माण चाहे अग्नेय सेल की बात करें, चाहे रूपांतरित सेल की बात करें, चाहे अवसादी सेल की बात करें, जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रिया होती है और इसके दौरान यह सेल अपक्षयित होती हैं और अपक्षयित होकर के अपर्दित हो जाती हैं। और अपर्दित होने के बाद वह परिवहित होकर के किसी दूसरे जगह पर जाकर के वह निक्षेपित होती रहती हैं और परतों के रूप में इनका जमाव होता है। और यही कारण है कि इनको हम किस सेल के नाम से, तो परतदार सेल के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे हमको जरूरत पड़ेगा। और यही कारण है कि मैं प्रारंभ में ही सेल
क्या है इसको बताया, और सेल कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा किया। सेल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और पेट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि खनिज की संरचना कैसा है, उसका संगठन कैसा है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका प्राप्ति का स्रोत क्या है, तमाम तरह की जो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसी पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेल किससे निर्मित हैं, तो सेल विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित हैं, जिसमें एक या एक से अधिक खनिज हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि तब खनिज क्या है, खनिज क्या है। तो अब इसको देखते हैं कि खनिज क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग सेल देख रहे थे। खनिज क्या है, खनिज क्या है, खनिज को परिभाषित करते हैं। खनिज, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व हैं, अकार्बनिक तत्व हैं। इसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, तत्वों से होता है, तत्वों से होता है। यद्यपि एक तत्विक खनिज जैसे तांबा, सल्फर इत्यादि भी होते हैं। यानी खनिज क्या हैं, तो विभिन्न प्रकार के तत्वों के समरूप यौगिक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चट्टान किससे निर्मित है, तो चट्टानों का निर्माण खनिजों के समरूप यौगिक से हुआ है, समरूप यौगिक से हुआ है। कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं वह प्राकृतिक रूप में किस रूप में पाए जाते हैं, किससे बने होते हैं, तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व से निर्मित होते हैं। कुछ खनिज जो होते हैं वह एक तत्विक होते हैं, जबकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक खनिजों से हुआ है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर खनिजों की पहचान की बात करें तो अब तक 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान किया जा चुका है। लेकिन पृथ्वी के निर्माण में अगर हम बात करें कि कितने खनिज प्रमुख हैं, तो लगभग 8 खनिज ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रमुख हैं और जिनसे पृथ्वी के 98% भाग का निर्माण हुआ है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6%। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन 27.72%। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 8.13%। उसके बाद है लौह की बात करें तो लौह 5%, 5%। उसके बाद कैल्शियम की बात करें
कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का प्रतिशत है 3.63%। अगर सोडियम की बात करें कि पृथ्वी की बनावट में सोडियम कितना परसेंट है, तो सोडियम में 2.83% है। उसी प्रकार से अगर पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो पोटेशियम का प्रतिशत 2.59 पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का परसेंटेज है 2.09%। और लगभग इनका टोटल करके देखेंगे तो 98% पृथ्वी का जो भाग है इसी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से हमारी पृथ्वी का निर्माण, यानी कि जो मैक्सिमम तत्व हैं वह मैक्सिमम तत्व यही 8 हैं। अभी अब तक खनिज की पहचान की अगर बात करें तो 2000 से अधिक खनिजों की पहचान तथा नामांकन किया जा चुका है। अगर हम बात करें कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं, तो खनिज अयस्कों के साथ पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो अभ्रक की बात करें चाहे तांबा की बात करें, तमाम तरह के जो खनिज जो आज मानव उसको खनिज संसाधन के रूप में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो वह किस रूप में पाए जाते हैं, तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो अयस्क क्या है, तो अयस्क क्या है, तो अयस्क की बात करें तो अयस्क वे सेल होते हैं, वे सेल होते हैं जिनमें वे सेल होते हैं जिनमें धातु या अन्य महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान होता है तथा अयस्क को खनन करके निकाला जाता है तथा उसका शुद्धिकरण करके प्रमुख तत्व प्राप्त किया जाता है। यानी जो खनिज है, खनिज किस में पाया जाता है, अयस्कों के रूप में पाया जाता है और अयस्क को ही खनन करके निकाला जाता है और उसका शुद्धिकरण करने के बाद जो प्रमुख तत्व यानी कि जो मानव की आवश्यकता योग्य तत्व है उसको शुद्धिकरण करने के बाद उसको प्राप्त किया जाता है। जैसे लौह अयस्क की बात करें, अब लौह अयस्क के रूप में पाया जाता है और इसका क्या किया जाता है, इसका शुद्धिकरण करके उसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं वह किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। आपकी किताब के अंतर्गत जो दिया हुआ है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग जान चुके हैं कि खनिज अयस्कों के साथ पाए जाते हैं, लेकिन खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं
तो जो अभी आग्नेय शैल की बात करें, अभी हम लोग रूपांतरित या कयांत्रित शैल की बात कर रहे थे। तो जो आग्नेय शैल होते हैं, चाहे कयांत्रित तथा रूपांतरित शैल होता है, जो उसके जब बाहर मैग्मा निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है। तो मैग्मा के ठंडे होने के कारण होता है। और रूपांतरित शैल का निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय शैल में जो परिवर्तन होने के बाद, चाहे भौतिक क्रिया चाहे रासायनिक क्रिया के बाद जो परिवर्तन होता है, उसके कारण वह कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है। तो इसके जो बीदर होते हैं, जो दरार होता है, चाहे दो चट्टानों के बीच जो गैप होता है, चाहे बीदर लिखा है, बीदर की मतलब होता है होल, चाहे भ्रंश होता है, यानी कि चट्टानें क्या होती हैं, नीचे की तरफ धंस जाती हैं और वहां पर होल बन जाता है। वहां पर जो मैग्मा का सीरा होता है, उन होलों में जाकर के ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण इन विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। तो जो आग्नेय तथा कयांत्रित चट्टानों की जो बीदरों में या भ्रंशों में, चाहे जोड़ों पर, चाहे उसकी दरारों में जिस प्रकार की खनिज पाए जाते हैं, वह खनिज हैं, जैसे अगर हम बात करें जस्ता की बात करें, जस्ता की बात करें, तांबा की बात करें, सीसा की बात करें, चाहे हम जिंक की बात करें, इसी प्रकार के आग्नेय तथा कयांत्रित शैलों के बीदरों में, चाहे दरारों पर, चाहे जोड़ों में, चाहे भ्रंशों में वह पाए जाते हैं। अगर हम दूसरे प्रकार की खनिजों की बात करें कि दूसरे प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने अभी बात किया कि जो अवसादी शैल होता है, वह अवसादी शैल कैसे निर्मित होता है। तो अवसादी शैल का निर्माण जो होता है, वह आग्नेय शैल, चाहे कयांत्रित शैल, चाहे अवसादी शैल ही क्यों न हो, उसमें अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा वह अपक्षयित होता है तथा अपरदित होकर के किसी दूसरे जगह पे जाकर के निक्षेपित हो जाता है। तो उसके साथ में जो खनिज के तत्व होते हैं, वह खनिज के तत्व भी क्या होते हैं, जाकर के निक्षेपित होते रहते हैं, और उसका जो जमाव होता है वह क्षैतिज क्षैतिज परत के रूप में पाया जाता है, परत के रूप में पाया जाता है। अगर इस प्रकार की अगर खनिज की बात करें, तो इस प्रकार की खनिज में जैसे जिप्सम की बात करें, जिप्सम की बात करें, चाहे नमक की बात करें, चाहे पोटास की बात करें, पोटास की बात करें, चाहे सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करें, इसी प्रकार के अवसादी शैलों की परतों में यह जिप्सम, नमक, पोटास तथा सोडियम, और खास तौर से शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। यद्यपि अगर हम कोयले की बात करें, कोयले की बात करें, तो इसी प्रकार के अवसादी शैलों के अंतर्गत जो पादप होते हैं, वह गहराई में दबने से उसका रूप में परिवर्तन होता है, और वह संपीड़ित होकर के, ताप और दाब के कारण संपीड़ित होकर के वह किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग कोयला के विषय में विशेष हम लोग को पढ़ना है, तो कोयला को जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय इसको शामिल करेंगे। अगर हम तीसरे प्रकार की अगर बात करें कि तीसरे प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो कुछ जो चट्टान होते हैं जो अपक्षयित होते रहते हैं, और अपक्षयित होने के बाद जो खनिज वाली चट्टान है वह क्या होती है, वह शेष रह जाती है, अवशिष्ट रह जाती है, अवशिष्ट रह जाती है, अवशिष्ट बची रह जाती है। और जो खनिज के साथ में अन्य तत्व हैं वह क्या होते हैं, पानी के साथ घुल करके कहीं बह जाते हैं। तो वह अवशिष्ट जो रहता है वह अवशिष्ट खनिज कहलाता है। और यदि अवशिष्ट खनिज के उदाहरण की बात करें तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट, ध्यान रखिएगा कि इससे एक बार बहुविकल्पी का प्रश्न बन चुका है। यानी अवशिष्ट खनिज कौन सी खनिज होती है, तो बॉक्साइट क्या है, अवशिष्ट खनिज है, इसको अवशिष्ट खनिज के नाम से जानते हैं। अगर हम चौथे नंबर
पर कहें तो होता क्या है कि जो पहाड़ी, जो हिमालय, जो पर्वत होते हैं, वह पर्वतों की घाटियों में या पर्वत की जो तलहटी होती है, इस तलहटी के अंतर्गत जो निक्षेप पाया जाता है, बालू का निक्षेप पाया जाता है, उस बालू के निक्षेप को प्रेशर प्लेसर निक्षेप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेसर प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। और इस प्लेसर निक्षेप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। अगर हम उस खनिज की बात करें तो सोना की बात करें, चांदी की बात करें, सोना, चांदी, टीन टीन तथा एक और खनिज है प्लेटिनम। प्लेटिनम प्लेटिनम इसी प्रकार के प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी हमने कहा कि अवशिष्ट खनिज का उदाहरण कौन सा है, तो बॉक्साइट है। उसी प्रकार से एक इसको बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुविकल्पी का प्रश्न बना चुका है कि कौन सा निम्न में से कौन सा अवशिष्ट खनिज का उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है कि 3-4 विकल्प रहेंगे, उसमें यह क्या है? बॉक्साइट सही आंसर होगा। उसी प्रकार से यह भी बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। चाहे तो उसके अंतर्गत देखिए सोना है, चांदी है, टीन है और प्लेटिनम है। ये 4 जो खनिज हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं, तो वह प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि 5वां जो खनिज जहां पर पाया जाता है तो महासागर में पाया जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि महासागर का जो विस्तृत क्षेत्र है, वह विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत तमाम तरह की खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन उनका विसरण होने के कारण, वह बहुत दूर में फैले होने के कारण उनका आर्थिक महत्व नगण्य है। और यही कारण है कि वहां से हम लोग खुदाई करके इसको नहीं निकाले जा सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो खनिज होते हैं वह अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, और पृथ्वी की जो बनावट है वह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से है। और चट्टान क्या होते हैं? तो चट्टान विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वह खनिज के समरूप तत्वों का यौगिक हैं। तो हमको किस प्रकार के अयस्क की आवश्यकता होगी, जिसमें कि वह खनिज की अधिकता होगी, उसी हमको अयस्क की आवश्यकता होगी, ताकि हम उससे आर्थिक महत्व के हम खनिज को शुद्धिकरण करके बाहर निकाल सकें। अब ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हम तमाम तरह के रेत छानते हों, पूरी रेगिस्तान को छान जाते हों और उसको उसमें हमको 10 ग्राम सोना मिलता है। क्या यह आर्थिक रूप से पॉसिबल है? नहीं है। तो यह क्या होना चाहिए? जो खनिज होते हैं, खनिज का जो प्राप्ति का स्थान होता है, वह प्राप्ति का स्थान कैसा होना चाहिए? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण होना चाहिए यानी उसको खनन करने के बाद उतना उससे हम लोग खनिज संसाधन प्राप्त कर सकते हैं कि वह मानव की आवश्यकता को पूर्ण भी करे और उसको उस पर खर्च भी ज़्यादा न हो। तो हम उसी प्रकार के खनिज का खनन करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उससे भी आप लोगों को बहुविकल्पी का प्रश्न पूछता है। तो हम लोग देखते हैं खनिज का प्रकार। खनिज का वर्गीकरण। यह जो खनिज का वर्गीकरण है वह वाणिज्यिक या व्यापारिक दृष्टिकोण से, यानी कि मानव की आवश्यकता को किस रूप में पूर्ण कर रहा है, उसी रूप में इस खनिज संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। तो खनिज का वर्गीकरण, खनिज संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। तो खनिज संसाधन का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? तो खनिज संसाधन का वर्गीकरण धात्विक, दूसरा है अधात्विक, और तीसरा है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन को हम लोग अलग कर लेते हैं। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन सा खनिज होगा? तो कोयला। क्या है? यह भी खनिज संसाधन है।
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यह भी क्या है, यह भी खनिज संसाधन है। उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यह भी क्या है, खनिज संसाधन है। और इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, लौह, अलौह, अलौह तथा बहुमूल धातुएं। तीसरा है बहुमूल्य धातुएं, धातुएं। अगर बहुमूल्य धातुओं की बात करें तो सोना की बात करें, चांदी की बात करें, चांदी की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, या फिर आदि, ये क्या हैं, ये सब के सब बहुमूल धातुएं हैं। लेकिन अगर लौह धातु की बात करें तो लौह अयस्क, लौह धातु के अंतर्गत कौन होगा, तो लौह अयस्क, लौह अयस्क। उसके बाद है मैग्नीज है, निकल है, मैग्नीज, निकल, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ध्यान रखिएगा, इनसे बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। तो यानी कि जिसमें लोहे का अंश है, जिस धात्विक खनिज के अंतर्गत जिस खनिज में लोहे का अंश है उसको क्या कहा जाता है, लौह खनिज कहा जाता है। उसी प्रकार से जो खनिज के अंतर्गत लोहे का अंश नहीं होगा उसको अलौह धातु के रूप में रखा गया है। तो अलौह के अंतर्गत किसको रखा गया है, जैसे तांबा की बात करें, तांबा की बात करें, सीसा की बात करें, चाहे जस्ता की बात करें, जस्ता की बात करें, या फिर बॉक्साइट की बात करें। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बॉक्साइट लौह है या अलौह है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धातु है। तो यह 3 दे देगा, जैसे कि मैग्नीज दे दिया, निकल दे दिया, कोबाल्ट दे दिया और उसके साथ बॉक्साइट दे दिया। तो बॉक्साइट क्या हो जाएगा, वह अलौह है, वह लौह धातु नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये धात्विक खनिज कौन, अधात्विक खनिज कौन कौन सी होती हैं, तो अधात्विक खनिज की बात करें तो अबरख की बात करें, अबरख की बात करें, नमक की बात करें, या फिर सीसा की बात करें, सॉरी अबरख की बात करें, नमक, पोटास, पोटास, सल्फर, सल्फर जो अलौह धातुएं हैं। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर। उसके बाद है संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर। लेकिन इससे हम लोग धात्विक खनिज के विषय में अध्ययन कर रहे थे, लाइट कट गया था जिसके चलते डिस्टरबेंस हो गया। तो हम लोग देख रहे थे कि अधात्विक खनिज के अंतर्गत अबरख, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, चाहे अगर गंधक की बात करें, गंधक, फॉस्फेट, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट, नाइट्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। यह सब किसके उदाहरण हैं, ये सब अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो खनिज है, खनिज संसाधन को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले को हम लोग धात्विक, दूसरा अधात्विक तथा तीसरा ऊर्जा संसाधन। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें तो धात्विक खनिज को भी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सॉरी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, लौह, अलौह तथा बहुमूल धातुएं। लौह के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि इससे बहुविकल्पी के प्रश्न पूछने की संभावना होता है। तो
लौह के अंतर्गत जो लौह अयस्क है, चाहे मैग्नीज है, चाहे निकल है, चाहे कोबाल्ट है, यह सब लौह धात्विक खनिज हैं। उसी तरह से अगर अलौह धात्विक खनिज की बात करें तो तांबा की बात करें, सीसा की बात करें, जस्ता की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बक्साइट, क्योंकि बक्साइट पर एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बहुमूल्य धातुओं की बात करें तो बहुमूल्य धातुओं में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो सोना की बात करें, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि क्या होती हैं, बहुमूल्य धातुओं के अंतर्गत शामिल है। लेकिन अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत अवरक, नमक, नमक जैसे कि समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है, तो समुद्र के जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने के कारण वह जो उसका नमक होता है वह क्या होता है, जमता रहता है। जैसे अगर काला नमक की बात करें, चाहे इसी प्रकार के जो नमक आते हैं, इसकी चट्टान पाई जाती है, और पाकिस्तान से काला नमक हुआ, चाहे एक और विशेष प्रकार का नमक, ये नाम याद नहीं आ रहा है, तो यह नमक होता है, वह भी क्या है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। उसी तरह से पोटास है, सल्फर है जो अधात्विक खनिज है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, गंधक है, फॉस्फेट है तथा नाइट्रेट, ये सब क्या हैं, अधात्विक खनिज के अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन अगर ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन में जो खनिज ऊर्जा संसाधन हैं, वह खनिज ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, तो खनिज ऊर्जा संसाधन कोयला है, पेट्रोलियम है तथा प्राकृतिक गैस है। कोयला तथा पेट्रोलियम को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है, क्योंकि कोयले का जो निर्माण होता है पादपों से होता है, और जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है वह जीव जंतुओं से होता है, और यही कारण है कि इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो यह हुआ आपका खनिजों का वर्गीकरण। अब इसके साथ जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उससे मैक्सिमम टाइम बहुविकल्पी के क्वेश्चन ही बनते हैं। यद्यपि जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उससे भी बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो उसके अंतर्गत यह पूछता है, मैक्सिमम टाइम पूछा है इस लेसन से कि भारत में लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, नंबर 1। या फिर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क की विभिन्न पेटियों का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जो लौह अयस्क होता है वह क्या होता है, वह आधारभूत खनिज होता है, क्योंकि इस लौह अयस्क के कारण ही वहाँ पर औद्योगिक विकास होता है। और यही कारण है कि लौह अयस्क क्या है, लौह अयस्क औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लौह अयस्क विपुल मात्रा में पाया जाता है, और भारत अपने लौह अयस्क का न केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता है, बल्कि वह क्या करता है, लौह अयस्क को निर्यात भी, दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में लौह अयस्क की 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, वह है मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट। चूंकि यह जो लौह अयस्क का वर्गीकरण किया गया है यह उसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर किया गया है। सर्वोत्तम किस्म का जो मैग्नेटाइट होता है उसमें लोहांश की प्रतिशत होता है 70%। अगर हम हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में 55 से 60% लोहांश की मात्रा होता है। यानी जो लौह अयस्क का वर्गीकरण किया गया है वह इस आधार पर किया गया है कि उस अयस्क के अंतर्गत कितने लोहांश की मात्रा पाया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि खनिज संसाधन का आर्थिक महत्व तभी रहता है कि जिस खनिज
को हमें प्राप्त करना है और जिस अयस्क को निकाल रहे हैं उससे उस खनिज की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और यही कारण है कि मैग्नेटाइट क्या है, यह उत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा जो होती है 70% होता है। ठीक उसी प्रकार से हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट में भी 50 से 60% लोहांश की मात्रा पाया जाता है, लोहांश की मात्रा पाया जाता है। यदि हम बात करें कि लौह अयस्क और ने कौन कौन से होते हैं तो लिमोनाइट होता है, लिमोनाइट, लिमोनाइट तथा एक और होता है जिसको सीडोराइट कहते हैं, सीडोराइट कहते हैं। यह पूरे जो लौह अयस्क है वह लौह अयस्क को 4 भागों में विभक्त किया गया है, मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सीडोराइट। लेकिन जो उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है वह मैग्नेटाइट होता है तथा उससे निम्न श्रेणी का जो लौह अयस्क होता है वह हेमेटाइट होता है क्योंकि उसमें 55 से 60% लोहांश पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लिमोनाइट में कितना प्रतिशत तो 60% से कम तथा सीडोराइट जो सबसे निम्न क्वालिटी का लौह अयस्क है उसमें 40% लोहांश पाया जाता है, लोहांश पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत में लौह अयस्क में मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट दोनों ही लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। यह लौह अयस्क कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं तो यह लौह अयस्क की विभिन्न जो भारत में पेटियां पाई जाती हैं उन पेटियों से लौह अयस्क पाया जाता है। अगर हम पहली पेटी की बात करें तो पहला पेटी उड़ीसा, उड़ीसा झारखंड खंड पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी। यह जो पेटी है अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत का मैप है वैसे हम मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसके दौरान इसको देखा जाएगा। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो पेटी है कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह भारत का नक्शा है। हमने पहले ही बता रखा है कि ज्योग्राफी को समझने के लिए पहले मैप को समझना आवश्यक है। तो उड़ीसा और झारखंड पेटी, उड़ीसा और झारखंड पेटी की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड पेटी यहां पर पाई जाती है। और इसके उड़ीसा के अंतर्गत जो मयूरभंज है, मयूरभंज, मयूरभंज तथा केंदुझर जिले में, केंदुझर जिले में लौह अयस्क की खानें पाई जाती है। तथा उसी प्रकार से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंह भूमि में लौह अयस्क की खानें पाई जाती हैं। तो यह क्या है, यह पहली पेटी है जो कि जिसका नाम है उड़ीसा झारखंड पेटी। और यह पेटी किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा तथा झारखंड राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज तथा केंदुझर जिले में यह लौह अयस्क की पेटी पाई जाती है। जबकि सिंह भूमि की बात करें तो झारखंड के सिंह भूमि में लौह अयस्क की पेटी पाई जाती है। अगर हम दूसरे पेटी की बात करें तो दूसरा पेटी है, दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी किस राज्य में अवस्थित है तो यह पेटी छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, राज्य में अवस्थित है। तथा जिस प्रकार से पहली पेटी यानी उड़ीसा तथा झारखंड पेटी से हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है,
उसी प्रकार से इस दुर्ग, बस्तर तथा चंद्रपुर पेटी के अंतर्गत भी हेमेटाइट हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। देखिए ध्यान से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि जो पेटी का नाम है थोड़ा सा टेढ़ा है। ये नाम जो है उड़ीसा झारखंड पेटी, नो डाउट यह सिंपल है, लेकिन दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी यह कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार के, यानी कि इस पेटी से किस प्रकार के लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं? तो इस पेटी से हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगर हम तीसरी पेटी की बात करें तो तीसरी पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु, ये नाम टेढ़ा है, चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। यह पेटी कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। यह पेटी ऐसी पेटी है जो संसार के सबसे बड़े पेटी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें जो लौह अयस्क का निक्षेप हुआ है वह संसार के सर्वाधिक लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है वह लौह अयस्क मंगलुरु बंदरगाह से करदुम रूप में, यानी करदुम का मतलब होता है कीचड़ रूप में, वह क्या किया जाता है? विदेशों में 100% निर्यात कर दिया जाता है। यद्यपि जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है, यहाँ से जो प्राप्त लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है जापान तथा कोरिया को किस बंदरगाह से? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है, विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। उसी प्रकार से एक और पेटी है जिसका नाम है, चौथी पेटी है जिसका नाम है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह जो पेटी है वह महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य में अवस्थित है। और स्पेशली जो रत्नगिरी जिला है जो महाराष्ट्र से गोवा राज्य में पड़ता है, यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ से जो लौह अयस्क पाया जाता है वह गोवा में अवस्थित मर्मगांव बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि भारत में लौह अयस्क का विपुल भंडार पाया जाता है। और न केवल भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, बल्कि अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद वह विदेशों में लौह अयस्क का निर्यात भी करता है। जो हमारे भारत में लौह अयस्क की यदि बात करें तो विश्व में पाए जाने वाले लौह अयस्क में भारत का प्रतिशत सर्वाधिक है। लेकिन अगर एशिया में उसका स्थान की बात करें तो एशिया में लौह अयस्क के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि भारत में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो वह 4 पेटियों से प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा झारखंड पेटी से प्राप्त किया जाता है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी से प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। और चौथी पेटी का नाम है महाराष्ट्र गोवा पेटी, जो कि महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य में अवस्थित है। और यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो हम कह रहे थे कि यह कौन सी पेटी का निर्माण करता है, तो यह है उड़ीसा तथा झारखंड पेटी।
अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चित्र दुर्ग, बस्तर तथा चंद्रपुर पेटी हैं। और अगर यहाँ की हम बात करें तो गोवा तथा महाराष्ट्र पेटी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी पेटी है, तो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी है, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो हम लोग मानचित्र पढ़ेंगे, उस दौरान भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि अब ये देखिए कि यहाँ पर कुछ बंदरगाह का नाम भी आया है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, इसी से मानचित्र का कार्य होगा। उसी तरह से मर्मगांव बंदरगाह, उसी तरह से मंगलुरु बंदरगाह, अभी हमने लिखा था मंगलुरु बंदरगाह। तो मंगलुरु बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटका में है। मर्मगांव बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। उसी प्रकार से विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त दो और बंदरगाह के विषय में पूछता है, तो दो और बंदरगाह है जो उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह है, उसके विषय में पूछता है। कभी कभी कोलकाता और मुंबई के विषय में पूछता है। तो कोलकाता तो फेमस है, क्योंकि कोलकाता तो हम कई रूपों में पढ़े हैं, इसलिए कोलकाता को पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई को भी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चार बचता है, मर्मगांव बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह तथा पारादीप बंदरगाह। और ये चारों ही किस राज्य में है, तो धड़ाधड़ याद कर दीजिए कि मर्मगांव बंदरगाह गोवा में है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटका में है, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है तथा पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में अवस्थित है। तो यह है लौह अयस्क जो भारत में पाए जाते हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसके अतिरिक्त खनिज संसाधन से एक और क्वेश्चन पूछता है, वह है भारत में कोयले का वितरण, या इसको भी दो रूपों में इस प्रश्न को भी करता है कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि कोयला क्या है, तो कोयला परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला को मनुष्य किस रूप में इस्तेमाल करता है, तो कोयले को इस्तेमाल न केवल तापीय विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए करता है, बल्कि भारी उद्योगों में भी ताप के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, हम लोग घरेलू अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए भी कोयले का प्रयोग करते थे। कोयले का निर्माण दीर्घ अवधि तक होने वाले भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जैसा कि हमने कहा कि जो पादप होते हैं, वह पादप क्या होते हैं, अवसादी शैल के नीचे या परतों में जब गहराई में दब जाते हैं, तो ताप और दाब के कारण वे संपीड़ित होकर के कोयले का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से कोयले की अगर बात करें तो कोयला कार्बन का एक अपरूप होता है। लेकिन कोयले की साथ एक डिमेरिट है। डिमेरिट यह है, डिमेरिट का मतलब होता है अवगुण। यह अवगुण यह है कि कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में ज़्यादा मात्रा में फैलता है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, तो अगर उसकी बात करें तो ताप, राख और नमी के आधार पर भारत में कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, तो एंथ्रेसाइट जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, इसको कठोर कोयला भी कहा जाता है। यह कहां से प्राप्त किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से लिग्नाइट है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है जो तमिलनाडु राज्य से प्राप्त किया जाता है। जो कहां से प्राप्त किया जाता है, सबसे निम्न कोटि का यह कोयला है, हाँ, जो तमिलनाडु राज्य से
तमिलनाडु राज्य से प्राप्त किया जाता है। इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला पाया जाता है। मध्यम क्वालिटी के जो तीसरा कोयला है बिटुमिन, बिटुमिन तथा तीसरा है पीट। यह मध्यम क्वालिटी का कोयला होता है। तो हमारे अगर कोयले की बात करें तो कोयले चार प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट जिसको कठोर कोयला भी बोला जाता है, लिग्नाइट जो निम्न श्रेणी का सबसे निम्न कोटि का कोयला है जिसको भूरा कोयला भी बोला जाता है। उसके अतिरिक्त जो बिटुमिन है तथा पीट होते हैं, यह भी कोयले की प्रकार हैं। तो यह हमारे भारत में पाए जाने वाले कोयले के प्रकार हैं। अगर हम कोयले की बात करें कि कोयले हमारे भारत में किस काल के कोयले प्राप्त किए जाते हैं, तो हमारे भारत में कोयला गोंडवाना काल का कोयला, दो कालों का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना आपको याद होगा, 9th क्लास में हम लोग गोंडवाना लैंड को पढ़ते थे। गोंडवाना काल का कोयला, गोंडवाना काल का कोयला यानी भारत में जो 98% जो कोयला पाया जाता है वह गोंडवाना काल के कोयले हैं, जो कि 2 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरे प्रकार की कोयला की बात करें तो यह है टर्शियरी काल की कोयला, टर्शियरी काल का कोयला, टर्शियरी काल का कोयला। तो टर्शियरी काल का कोयला जो कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 55 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 55 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और यह कहाँ पाया जाता है, तो मैक्सिमम पूर्वोत्तर के राज्यों में पाया जाता है, पूर्वोत्तर के राज्यों में पाया जाता है। जैसे मेघालय की बात करें, चाहे नागालैंड की बात करें, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य होते हैं इन राज्यों में टर्शियरी काल का कोयला पाया जाता है। लेकिन शेष भारत में अगर हम बात करें तो गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है। और भारत में जितना कोयला पाया जाता है उसका 98% भाग टर्शियरी काल के कोयले पाए जाते हैं। अगर हम भारत में राज्यवार अगर इसका अध्ययन करें कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो दामोदर घाटी में झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में, झारखंड में बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है, बोकारो तथा झरिया तथा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल रानीगंज में कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से अगर ये महानदी घाटी की बात करें, तो महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु के सिंगरैनी से आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी घाटी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेवली से कोयला प्राप्त किया जाता है। यानी कोयले का अगर राज्यवार वितरण देखें तो यह मैप के लिए भी जानना आवश्यक है
कि जो दामोदर घाटी है, तो दामोदर घाटी कहाँ पर विस्तृत है, तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल है। और झारखंड में बोकारो तथा झरिया से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो रानीगंज से कोयला प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगरैनी से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से महानदी घाटी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा से कोयला प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार से अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के सिंगरैनी से तमिलनाडु के सिंगरैनी से प्राप्त किया जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश में कहें तो आंध्र प्रदेश के नेवली से भी क्या होता है, कोयला प्राप्त किया जाता है। तो यह है भारत में कोयले का वितरण। यानी कि भारत में अगर बात करें तो भारत में चारों ही प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, चाहे एंथ्रेसाइट की बात करें, चाहे लिग्नाइट की बात करें, चाहे बिटुमिन की बात करें, चाहे पीट की बात करें। दो प्रकार के कोयला भारत में पाए जाते हैं, गोंडवाना काल की भी कोयला पाया जाता है तथा टर्शियरी काल का भी कोयला पाया जाता है। गोंडवाना काल का कोयले का निर्माण 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। और भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 98% कोयला गोंडवाना काल की कोयले का है। अगर हम टर्शियरी काल की कोयले की बात करें तो टर्शियरी काल के कोयले का निर्माण 55 लाख वर्ष पहले हुआ है। और यह जो कोयला है यह भारत में बहुत ही कम प्राप्त किया जाता है और खास तौर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में टर्शियरी काल के कोयले पाए जाते हैं। तो यह है भारत में कोयले का वितरण। और इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसके अंतर्गत 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोयले संसाधन का वितरण तथा लौह अयस्क का वितरण या लौह अयस्क की विभिन्न पेटियों का वर्णन कीजिए। तो अभी हम लोग लौह अयस्क की पेटी को देख रहे थे कि कितनी पेटियां हैं, तो लौह अयस्क की 4 पेटियां हैं। अगर हम उड़ीसा झारखंड पेटी की बात करें, नाम सिंपल है यहाँ पर। दुर्ग, बस्तर तथा चित्रदुर्ग की अगर हम बात करें तो यह किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र तथा गोवा पेटी की हम लोग बात कर रहे थे, यह तीसरी पेटी है। तथा एक और चौथी पेटी है, उसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको याद कीजिएगा, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। हम लोग नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। तो भाग 2 के अंतर्गत तो ऊर्जा संसाधन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऊर्जा संसाधन अपने आप में महत्वपूर्ण है और खास तौर से सौर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। थैंक यू।